हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 10 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर आपको नवंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत का किस राज्य में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। और ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में कुन्नूर में ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नीलमणि फूकन जूनियर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की नई मंजिल योजना किस आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व यानी पूर्व ट्राइसिक युग में किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है, नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कमल मेनन को। अगला क्वेश्चन है, फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, संजीव मेहता को। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान का शताब्दी समारोह में किस पुस्तक का विमोचन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चित्रों में चिड़ियाघर। लखनऊ स्थित वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर इन दिनों शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ प्राणी उद्यान की शताब्दी स्मारिका और चित्रों में चिड़ियाघर नाम की पुस्तक के साथ जारी किए गए डाक टिकट का विमोचन किया। साथ ही बाघों और तेंदुओं के शावकों का नामकरण भी किया। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ का जो चिड़ियाघर है वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, उसके 100 वर्ष पूरे हो गए हों और इसी 100 वर्ष के पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक डाक टिकट जारी किया और इसके अलावा चित्रों में चिड़ियाघर एक पुस्तक है उसका भी विमोचन किया और इसके साथ ही शताब्दी स्मारिका का भी विमोचन किया। अब दोस्तों, जो बाघों और तेंदुओं की जो शावक है उनका नामकरण किया गया, तो क्या नामकरण किया गया? तो जो बाघों के नर शावक हैं उनका शेर शाह और सिम्बा नाम रखा गया और जो मादा शावक है उसका नाम साक्षी रखा गया। वहीं तेंदुए के जो शावक हैं उनका नाम तेजस और मादा शावक का नाम भवानी रखा गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्जुन पुरस्कार विजेता ललित कुमार उपाध्याय को यूपी पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया है। ललित कुमार किस खेल से संबंधित हैं?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हॉकी से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख अंग रहे अर्जुन पुरस्कार विजेता ललित कुमार उपाध्याय को यूपी पुलिस में विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया गया है और इन्हें जो है राज्य सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष पद पर नियुक्ति दी है। ये जो ललित कुमार है ये वाराणसी शहर के निवासी हैं। ललित कुमार उपाध्याय पूरे उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक जीतने में सफल हुए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश से एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जो कि टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने में सफल रहे तो वो कौन है। तो ध्यान रखना है ललित कुमार उपाध्याय और ये वाराणसी के निवासी हैं। तो इन्हें जो है राज्य सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष पद पर नियुक्ति दी है और इन्हें अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का पुरस्कार किसे दिया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी अजय कुमार, नीतू द्विवेदी और नागेंद्र कुमार को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का पुरस्कार दिया गया है। 3 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग व्यक्तियों और दिव्यांगजन के हितार्थ कार्य कर रही सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए। इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का पुरस्कार है वो अजय कुमार को दिया गया श्रवण बाधित में, नागेंद्र कुमार को दिया गया अस्थि बाधित में और नीतू द्विवेदी को भी दृष्टि बाधित में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 22%। दोस्तों अभी एक रिपोर्ट जारी की गई और उसके अनुसार ये बताया गया कि जो भारत है ये पूरी दुनिया में एक गरीब और बहुत ही असमान देश के रूप में सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत की शीर्ष 1% आबादी है उसके पास राष्ट्रीय आय का 22% है और जो 10% आबादी है उसके पास कुल राष्ट्रीय आय का 57% है। वहीं अगर निचले स्तर से देखा जाए यानी नीचे से देखा जाए तो 50% की जो आबादी है उसके पास केवल 13% की संपत्ति है। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें से जो 22% की हिस्सेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के शीर्ष 1% आबादी के पास है और अगर 10% आबादी की बात की जाए तो भारत की पूरी राष्ट्रीय आय की 57% की हिस्सेदारी 10% आबादी के पास आती है। वहीं अगर निचले स्तर से देखा जाए नीचे से तो 50% की जो आबादी है उसके पास केवल राष्ट्रीय आय का 13% की हिस्सेदारी है। इसमें साल 2020 के दौरान वैश्विक आय में गिरावट को भी बताया गया। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 शीर्षक वाली रिपोर्ट के लेखक लुकास चांसल हैं जो कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के सह निदेशक हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 इसके अनुसार ये बताया गया है कि जो भारत है इसमें बहुत ही ज़्यादा असमानता है। यहाँ पर कोई तो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर, तो ये असमानता है भारत में। और इसके अलावा इस रिपोर्ट में लैंगिक असमानता भी बताई गई है कि भारत में लैंगिक असमानता भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी महिला श्रमिक की आय अगर देखा जाए तो उसमें हिस्सेदारी 18% है जो कि एशिया के औसत से कम है। यानी एशिया में जो महिला श्रमिक की आय की हिस्सेदारी है वो कितनी है तो 21% है औसतन, जबकि भारत में कितनी है तो 18%। तो लैंगिक असमानता भी इसके अनुसार बताई गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 इसके अनुसार भारत में शीर्ष 1% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन है, डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अलाइशिप को। डिक्शनरी.com ने अलाइशिप शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना। यह शब्द 70 मिलियन मासिक उपयोगकर्ताओं के साथ लुकअप साइट ने महीने में सबसे ज़्यादा बार सर्च करने की तर्ज पर इसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया। अलाइशिप शब्द पहली बार 1800 के दशक में सामने आया था। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि डिक्शनरी.com के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना गया है तो अलाइशिप को।
और दोस्तों इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के शब्द को चुना गया था, तो परसिवरेंस को, किसे, परसिवरेंस वर्ड को जो है 2021 में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, किसके अनुसार, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार। उससे पहले हमने आपको बताया था कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार किस वर्ड को चुना गया था, तो ध्यान रखना है वैक्स चुना गया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर। और ये जो परसिवरेंस है ये चुना गया था कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2021। और अभी जो है dictionary.com के अनुसार चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर किसे, तो ध्यान रखना है अलाइशिप को। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक 1971 चार्ज पोखरी गुरखा एंड अदर स्टोरीज के लेखिका कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रचना बिष्ट रावत। लेखिका रचना बिष्ट रावत ने अपनी नई पुस्तक 1971 चार्ज पोखरी गोरखा एंड अदर स्टोरीज लॉन्च की। 1971 चार्ज पोखरी गोरखा एंड अदर स्टोरीज पुस्तक में फ्लाइट लेफ्टिनेंट की कहानी को शामिल किया गया है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अपने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लापता हो गई थी। इसके साथ साथ इस पुस्तक में आधुनिक सैन्य इतिहास में आखिरी खुखरी हमले को भी शामिल किया गया है। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है 1971 चार्ज पोखरी गोरखा एंड अदर स्टोरी, ये किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखना है रचना बिष्ट रावत की ये पुस्तक है और उन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग ने हाल ही में सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से एक व्यक्ति को अधिकतम कितने सिम से अधिक जारी न करने का आदेश दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 9 सिम। दूरसंचार विभाग ने हाल ही में सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से एक व्यक्ति को अधिकतम 9 सिम से अधिक जारी न करने का आदेश दिया है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए ये जो संख्या है वो 6 है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम कंपनियों को उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है जो नियम के अनुसार इस्तेमाल में नहीं है। तो ध्यान रखना है कि जो दूरसंचार विभाग है उसने हाल ही में सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को आदेश दिया है कि एक व्यक्ति को अधिकतम 9 सिम जारी करने की ही अनुमति दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की झिली डालाबेहड़ा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। भारत की झिली डालाबेहड़ा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। वे ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू के वजन वर्ग में हिस्सा ले रही थी। चानू ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप और विश्व चैंपियनशिप दोनों से हटने का फैसला किया था। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के क्वालिफाइंग प्रतियोगिता भी है, जिसके स्वर्ण पदक विजेता सीधे क्वालिफाई कर लेंगे, बाकी का चयन राष्ट्रमंडल रैंकिंग से किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भारत की झिली डालाबेहड़ा है, इन्होंने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह निम्न में से किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को टी20 में कप्तानी के बाद बीसीसीआई ने वनडे फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त कर दिया। रोहित शर्मा को साथ ही टेस्ट टीम का उपकप्तान भी नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि लंबे समय से लिमिटेड ओवर की कप्तानी को लेकर चल रही बहस का अब अंत हो गया है। रोहित शर्मा अभी तक 10 वनडे मुकाबलों में भारतीय टीम की कमान संभाल चुके हैं और उनमें से 8 मुकाबलों में जीत हासिल की और 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। तो आपको ध्यान रखना है कि बीसीसीआई ने अभी हाल ही में वनडे फॉर्मेट का कप्तान किसे नियुक्त किया? तो ध्यान रखना है रोहित शर्मा को। अब दोस्तों अगर बीसीसीआई की बात की जाए तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1928 को बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष यानी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर को। विश्व भर में 9 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाना और इस अवसर पर सभी सरकारी, प्राइवेट, गैर सरकारी संस्थाएं एवं नागरिक संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता से लड़ाई लड़ने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के इतिहास में अगर देखें तो 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन तैयार किया था और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों ने इस संधि पर 9 दिसंबर को हस्ताक्षर किए थे। किस संधि पर? तो संयुक्त राष्ट्र ने जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन पारित किया था उस संधि पर 9 दिसंबर को ही हस्ताक्षर किया गया था और भारत 9 दिसंबर 2006 को इससे जुड़ा था। भारत कब जुड़ा था? तो ध्यान रखना है, भारत जुड़ा था 9 दिसंबर 2006 को। और ये जो संधि है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्रों में कानूनी व्यवस्था को लागू करना इस संधि का उद्देश्य रखा गया था। और दोस्तों, 2021 की अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम क्या रही? तो ध्यान रखना है, योर राइट योर रूल से नो टू करप्शन, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहेंगे? तो आपका अधिकार, आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें। तो ये 2021 की अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम रही। तो थीम भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, ये थे 10 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, भारत में किस नाम से देश में निर्मित पहला सर्वर लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, रुद्र। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा खाद कारखाने का प्रिलिंग टावर कहां पर बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है नोएडा, बी है गोरखपुर, सी है अहमदाबाद और डी है कोलकाता। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।